दोस्तों इस वीडियो में हम उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित फैक्टों को कवर करेंगे। इसमें उत्तराखंड की जो 5 जनजातियां हैं इसमें आज हम भोटिया जनजाति को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो भोटिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था है, उनकी जो वेशभूषा है, उनकी जो विवाह प्रथाएं हैं, न्याय व्यवस्था है, उनके जो त्योहार हैं, आर्थिक जीवन जाए जो 1962 से पहले जो वो व्यापार करते थे, भाषा और संस्कृति, उनके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट हैं, उन सारे फैक्टों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे संपूर्ण नोट्स कहा गया है एक ही वीडियो में। इसका मुख्य रीजन है कि यहाँ पे अलग अलग बुकों से सारे फैक्टों को कलेक्ट किया गया है, जैसे BS नेगी बुक, परीक्षावाणी, उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश है जो राजेंद्र प्रसाद बलोदी जी की बुक है वहां से, और यूकेपीडिया जो भगवान सिंह धामी जी की रचना है बुक है। इन मुख्य 4-5 बुकों से इन नोट्सों को तैयार किया गया है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको नए फैक्ट देखने को जरूर मिलेंगे और आपको अलग अलग बुक देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज के टॉपिक में हम भोटिया जनजाति को, दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे भोटिया जनजाति के संबंध में कि कुरुक के अनुसार जो भोटिया शब्द की उत्पत्ति हुई है वो भोट या भूट शब्द से हुई है। अगर पूछा जाए कि भोटिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, भोट या भूट शब्द से हुई है, और इन शब्दों का प्रयोग तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्र के लिए किया जाता है। जो ये शब्द हैं इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्र के लिए किया जाता है। ठीक है, ट्रेल ने जो ट्रेल थे, द्वितीय कमिश्नर ट्रेल थे, उन्होंने भोटियाओं को क्या बताया है, तिब्बती मूल का बताया है। और अगर पूछा जाए कि भोटिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो भोटिया शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो एटकिंसन ने किया। किसने किया? एटकिंसन ने भोटिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। दोस्तों इन भोटिया जनजाति को अलग अलग लोगों ने अलग अलग आधार पर डिवाइड किया है। ठीक है, लेकिन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले टाइम के लिए जो बनेगा, उत्तराखंड के भोटांकित किसकी रचना है, तो शिव प्रसाद डबराल की रचना है, जिन्हें उत्तराखंड का चारण, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड आदि नामों से जिनको जाना जाता है। उत्तराखंड के भोटांकित या ऋतुकालीन प्रवास, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, शिव प्रसाद डबराल जी की रचनाएं हैं। भोटिया जनजाति किरात वंशीय अर्धघुमतू जनजाति है। ठीक है, कौन से अर्धघुमतू जनजाति है। इससे पहले हमने थारू जनजाति को देखा था, वो क्या था, महाराणा प्रताप को वंशज मान रहे थे, खुद को सिसोदिया वंश से संबंधित थे। ठीक है, भोटिया जनजाति अपने को खस राजपूत मानते, क्या मानते, या क्वेश्चन पूछा गया है यूकेएसएससी के द्वारा, कौन सी जनजाति अपने को खस राजपूत मानती है, तो भोटिया जनजाति मानती है। भोटिया महाहिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। अगर पूछा जाए कि महाहिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है, तो कौन सी है, भोटिया जनजाति है। और दोस्तों जो भोटिया जनजाति है मुख्य रूप से पिथौरागढ़, चमोली और अल्मोड़ा उत्तरकाशी जिलों के 291 गांवों में निवास करती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे बोला मैंने, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, इनके 291 गांवों में निवास करती है। जबकि हमने इससे पहले थारू को जनजाति को देखा था, वो उधम सिंह नगर और नैनीताल में निवास कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अगर हम इनको नदी घाटी के आधार पे बांटे तो देखो, विष्णु गंगा नदी घाटी है, विष्णु गंगा नदी घाटी के जो भोटिया होते हैं वो मारछा कहलाते हैं। कौन सी, विष्णु गंगा। और विष्णु गंगा प्राचीन नाम है किसका, आप मुझे कमेंट करें, क्योंकि नदी तंत्र पढ़ा चुका हूं। अगला है पश्चिमी धौली गंगा। पश्चिमी धौली गंगा नदी घाटी के जो भोटिया होते हैं वो तोलछा कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, गौरी नदी घाटी में, गौरी नदी घाटी के जो क्या होते हैं, भोटिया होते हैं, वो जोहारी कहते हैं। और पूर्वी धौली गंगा, वो काली गंगा नदी घाटी के जो क्या होते हैं, भोटिया लोग होते हैं, वो शोका कहलाते हैं। आने वाले टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये याद रखना। ठीक है, कि किस नदी घाटी के आधार पर भोटियों को या मिलान करने के लिए दे देगा। तो मैंने कहा ये अलग अलग गांवों में निवास करते हैं। अब अगर याद रखो आप कि यहाँ पे क्या है, चमोली जिले, मैंने कहा चमोली में जो क्या पाए जाते हैं, भोटिया पाए जाते हैं, वो मारछा या तोलछा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पिथौरागढ़ के जो भोटिया होते हैं वो जोहारी, चौंदासी, वो दरमिया कहलाते हैं। और उत्तरकाशी के जो भोटिया होते हैं वो जाड़ भोटियों के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इनको, जाड़ भोटियों के नाम से जाना जाता है। देखो नदी घाटी के आधार पे देखा, डिस्ट्रिक्ट के आधार पे देखा कि किस जिले के भोटिया क्या कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तिब्बती भाषा में जो यही भोटिया हैं
इनको रंगपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगपा कहा जाता है। और इस रंगपा में रंग का अर्थ होता है घाटी और पा का अर्थ होता है निवासी, यानी घाटियों के निवासी। और अभी मैंने ऊपर आपको नदी घाटी के आधार पे इनका क्या किया, विभाजन बताया। तो यानी याद रखना कि जो इनको क्या कहा जाता है, रंगपा कहा जाता है। रंग का अर्थ होता है घाटी और पा का अर्थ होता है निवासी, यानी घाटियों के जो निवासी हैं वही क्या है, भोटिया हैं। ठीक है दोस्तों, नुगटंग देवी की पूजा रंग समुदाय द्वारा की जाती है, यानी जो तिब्बती भाषा में जो रंग समुदाय है, घाटियों के निवासी है, इन्हीं के द्वारा नुगटंग देवी की पूजा की जाती है। समझ गए? अब दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बन के निकल के आता है कि मारछा जनजाति या जनरल रूप से भोटिया जनजाति के प्रमुख शब्द और उनके अर्थ। दोस्तों यहाँ से उसने क्या किया था, पुलिस वाले पेपर में क्वेश्चन मिलान के लिए पूछा था, कौन किसको क्या कहता है। ठीक है, तो देखो ये लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं आपा, और आपा शब्द का प्रयोग करते हैं ये किसके लिए, पापा के लिए। लामा शब्द का प्रयोग करते हैं ये ताई के लिए। ठीक है, आगे जाड़ भोटियों में अलग होगा लामा। जाड़ भोटिया किसके लिए लामा शब्द का प्रयोग करते हैं, वहां तक पहुंचने से पहले जिसको आता है वो कमेंट कर ले। छामा शब्द का प्रयोग करते हैं ये दाल और सब्जियों के लिए, क्या कहते हैं, छामा शब्द। चीमी कहते हैं दोस्तों ये मौसी के लिए चीमी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चीमी शब्द का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पे ये रिंजा शब्द का प्रयोग करते हैं बहन के लिए, रिंजा शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नौना मामी के लिए ये लोग क्या कहते हैं, नौना कहते हैं। आचो किसको कहते हैं, बड़े भाई के लिए कहते हैं। कूटो किसको कहते हैं, रोटी के लिए कूटो शब्द का प्रयोग करते हैं। व्यद कहते हैं ये किसको, भाई को ये लोग क्या कहते हैं, व्यद कहते हैं। नमस्या किसको कहते हैं, बहू को नमस्या शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जद किसके लिए कहते हैं दोस्तों, ये गेहूं के लिए जद शब्द का प्रयोग करते हैं। शांपा क्या किसके लिए कहते हैं, सत्तू के लिए क्या क्या कहते हैं, शांपा कहते हैं। श्वा शब्द का प्रयोग ये किसके लिए करते हैं, जौ के लिए करते हैं। क्योटो ये लड़का के लिए बोलते हैं, क्यों लड़के को क्या बोलते हैं, क्योटो। और छाकू किसके लिए बोलते हैं, भात के लिए क्या करते हैं, ये छाकू शब्द का प्रयोग करते हैं। और आने वाले टाइम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा ये, याद रखना। इसलिए इन शब्दों का स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इनके द्वारा जो प्रमुख प्रयोग की जाने वाली शब्दावली थी। अब हम अगर भोटिया जनजाति की मुख्य विशेषता को देखें, अगर भोटिया जनजाति की, ये सारे नोट्स अलग अलग बुकों से लिए गए हैं। ठीक है, आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, बस वीडियो को लाइक और शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार। दोस्तों भोटिया जनजाति तिब्बती व मंगोल प्रजाति का मिश्रण है। सभी बुकों में जनरल रूप से ये चीज मिलती है कि जनजाति तिब्बत और मंगोल प्रजाति का मिश्रण है। इनका सिर बड़ा, कद छोटा और नाक चपटी भोटियों की क्या है, पहचान है। अब यहाँ से एक चीज आती है कि भोटिया जनजाति का ऋतु प्रवास पाया जाता है। किस जनजाति में ऋतु प्रवास पाया जाता है, तो भोटिया जनजाति में पाया जाता है। और इसका ग्रीष्मकालीन आवास को ये मैत कहते हैं, जबकि शीतकालीन जो आवास होता है इनका गुंडा या मुंसा कहलाता है। ठीक है, यानी ये गर्मियों में अलग जगह और सर्दियों में अलग जगह रहते हैं, जिस कारण इन्हें अर्धघुमतू जनजाति की संज्ञा दी गई। इस कारण इसे क्या कहते हैं, अर्धघुमतू जनजाति भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भोटिया जनजाति झूम खेती की भांति काटिल विधि से खेती करती है। अगर पूछा जाए, देखो राज्य में दो ही जनजाति झूम खेती करती हैं। कौन कौन करती हैं, एक राजी जनजाति करती है, एक भोटिया जनजाति करती है। ठीक है, ऋतुकालीन प्रवास रचना किसकी है, शिव प्रसाद डबराल की। उत्तराखंड के भोटांकित और ऋतुकालीन प्रवास, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं, शिव प्रसाद डबराल जी की रचनाएं हैं। दोस्तों मैंने कहा इनमें ऋतुकालीन प्रवास पाया जाता है। अगर पूछा जाए भारत के संदर्भ में किन जनजातियों में ऋतुकालीन प्रवास पाया जाता है, तो याद रखना टोडा व गद्दी जो जनजाति होती है इनमें भी ऋतुकालीन प्रवास पाया जाता है। भारत में किसमें, टोडा और गद्दी जनजाति में ऋतुकालीन प्रवास पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो भोटिया जनजाति होती है इनमें ऋतुकालीन प्रवास के समय येचा गालमो एक क्या है, एक त्योहार बोलो, एक फंक्शन मनाया जाता है जिसे येचा गालमो कहते हैं। और येचा गालमो क्या है, ऋतुकालीन प्रवास के समय अपने सगे संबंधी परिवारों को भोजन हेतु आमंत्रित करने की जो प्रथा है वो कहलाती है येचा गालमो। क्या कहलाती है, येचा गालमो।
दोस्तों भोटिया जो जनजाति होती है ये स्वयं द्वारा शराब का निर्माण करती है और स्वयं द्वारा जो निर्मित शराब होती है इसे ये छंग या चायकती के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? छंग या चायकती के नाम से जानते हैं। जबकि हमने थारू जनजाति को देखा था वो स्वयं द्वारा निर्मित शराब को क्या कह रहे थे? जाट कह रहे थे। भोटिया जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ क्या है? जा है। और ये जा क्या होती है? तो मखनी चाय होती है। ठीक है, यानी अगर इनके मुख्य पेय पदार्थ जा, छंग, चायकती, जा चाय है जबकि छंग और चायकती क्या है? इनकी शराब है। भोटिया जनजाति की अगर हम विवाह प्रथाओं की बात करें कि भोटिया जनजाति में कौन कौन सी विवाह प्रथाएं पाई जाती हैं, तो गंधर्व विवाह, भावस देवर विवाह, पुनर्विवाह, दामोल, तत्सत, ये विवाह प्रथाएं क्या हैं? भोटिया जनजाति में पाई जाती हैं। चाहे हम गंधर्व विवाह की बात करें, भावस देवर विवाह की बात करें, पुनर्विवाह की बात करें, दामोल या तत्सत विवाह प्रथाएं हैं, ये इनकी मुख्य विवाह प्रथाएं हैं। ठीक है, जो दोस्तों इनका जो दामोल विवाह प्रथा होती है, दामोल प्रथा के अंतर्गत बाराती क्या होता है? वर के नाम पे दुल्हन ले जाता है। वर के नाम पे दुल्हन ले जाता है का मतलब है कि दूल्हा कहीं और है, उसको खबर पहुंचा दी जाती है तेरी शादी हो गई है, और वो कहीं और है, उसी के नाम पे लड़की को ले जाते हैं कि भाई तेरी शादी हो गई है। भोटिया जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है दोस्तों? दामी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? दामी के नाम से। जबकि हमने जो थारू जनजाति है उनमें देखा था कौन कौन सी थी? अपना पराया थी, बात कट्टी थी, पक्की पौड़ी थी। ठीक है, ये अलग अलग विवाह प्रथाएं, ये विवाह के स्टेप थे, चाहे वो सगाई हो, अपन ठीक है, विवाह निश्चित करने की तिथि हो, ये अलग अलग प्रथाएं हम वहां पे देख चुके हैं। दोस्तों जो भोटिया जनजाति होती है वो सगाई को थोची के नाम से जानते हैं, जबकि जो थारू लोग थे वो अपना पराया के नाम से जान रहे थे। युवा गृह रंग भंग गृह प्रथा का प्रचलन था। इसके अंतर्गत गांव के बाहर घर बनाया जाता था। इसमें अविवाहित युवक युवतियां शामिल होती थी। दोस्तों इनमें पहले क्या था कि गांव के बाहर एक रंग भंग प्रथा थी कि यहाँ पे युवा क्या होते हैं, जो अनमैरिड लोग हैं वो शामिल किए जाते थे। वो अपनी पसंद के लड़का या लड़की को चूज करेंगे, बाद में घर वाले क्या कर देते थे? उनकी शादी कर देते थे। ठीक है दोस्तों, वधु मूल्य प्रथा भोटिया जनजाति में पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि वधु मूल्य प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, तो भोटिया जनजाति में पाई जाती है। और स्वारा शब्द का प्रयोग जो ये भोटिया लोग होते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए करते हैं। तो ये मुख्य रूप से इनकी विवाह प्रथाएं हैं कि इनकी विवाह प्रथाओं के अंतर्गत क्या क्या है। अब अगर हम बात करें इनके नृत्य की, दोस्तों जो भोटिया जनजाति के नृत्य हैं, विवाह के अवसर पर भोटिया जनजाति द्वारा पौना नृत्य किया जाता है। ठीक है, एक चीज याद रखना, एक नृत्य है पौना नृत्य, एक आएगा आगे पौनाई नृत्य। ये दोनों नृत्यों में अंतर है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे खाली क्या है? पौना नृत्य। दोस्तों जो ये पौना नृत्य है किससे संबंधित है? अगर पूछा जाए तो भोटिया जनजाति से संबंधित है। और जो ये पौना नृत्य है एक युद्ध नृत्य है जिसमें एक हाथ में रुमाल बांधकर किया जाता है। एक हाथ में रुमाल बांधकर किया जाने वाला ये नृत्य कौन सा है? पौना नृत्य है। दोस्तों मैंने कहा कि ये एक युद्ध नृत्य है। जो ये युद्ध नृत्य है छोलिया नृत्य के समान है। अगर पूछा जाए पौना नृत्य किस नृत्य के समान है, तो छोलिया नृत्य के समान है। ठीक है, नए अनाज का भोग लगाते समय भोटिया जनजाति द्वारा लास्य नृत्य किया जाता है। अगर पूछा जाए कि नए अनाज का भोग लगाते समय भोटिया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो लास्य नृत्य किया जाता है। अपने मेहमानों को खुश करने के लिए भोटिया जनजाति द्वारा पैशर नृत्य किया जाता है। याद रखना, अगर पूछा जाए अपने मेहमानों को खुश करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, तो पैशर नृत्य किया जाता है। और शोका जनजाति का अगर पर्टिकुलर पूछे परंपरागत लोक नृत्य कौन है, तो चंपूली नृत्य है। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से नृत्य देखे इनके? पौना नृत्य, लास्य नृत्य, पैशर नृत्य, चंपूली नृत्य। ये नृत्य क्या है, किनके हैं? तो ये नृत्य दोस्तों भोटिया जनजाति के हैं। अब मैंने आपको थोड़ा सा कहा कि जो पौना नृत्य होता है छोलिया नृत्य के समान होता है, तो दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में छोलिया नृत्य के समान नृत्य कौन सा है? सर्रो नृत्य है। आपको पता है टिहरी और उत्तरकाशी क्षेत्र में किया जाने वाला ये नृत्य है सर्रो नृत्य, जो तलवार की ढाल पर किया जाता है। जो छोलिया नृत्य है कुमाऊं का प्रसिद्ध युद्ध नृत्य बोले तो छोलिया नृत्य है। देखो सर्रो नृत्य, छोलिया नृत्य, पौना नृत्य एक ही टाइप के नृत्य हो गई। ठीक है दोस्तों, जो ये छोलिया नृत्य है इसमें नर्तकों की संख्या सदैव सम होती है। ठीक है, और छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड देवा धामी को कहा जाता है। अगर पूछा जाए छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड किसको कहा जाता है, तो देवा धामी को कहा जाता है। दोस्तों जो ये छोलिया नृत्य है इसमें कलाकारों की संख्या सम होती है, मैंने कहा था। तो 22 कलाकार टोटल प्रयोग होते हैं, जिनमें से 14 संगीतज्ञ और 8 नर्तकों का प्रयोग किया जाता है।
तो देखो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट की पॉइंट है, एक एक क्वेश्चन क्या है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है। अब अगर हम भोटिया जनजाति के लोकगीतों की बात करें तो भोटिया जनजाति के जो प्रमुख लोकगीत हैं तुबेर, बाजू और तिमली हैं। तुबेर, बाजू और तिमली। अगर पूछा जाए कि तुबेर, बाजू और तिमली क्या है तो भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं, जबकि झुमड़ा क्या है, थारू जनजाति से संबंधित लोकगीत था। दोस्तों ये जो तुबेर, बाजू और तिमली हैं अलग अलग गीत हैं। तुबेर गीत क्या है, एक रसिया गीत है। तुबेर क्या है, एक रसिया गीत है। बाजू जो है वीर रस पर आधारित गीत है, और जो तिमली है वो सामाजिक व्यवस्था पर आधारित गीत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आने वाले टाइम के लिए कि तीनों गीत अलग अलग हैं, तुबेर, बाजू और तिमली। तुबेर रसिया गीत है, बाजू वीर रस पर और तिमली सामाजिक व्यवस्था पर आधारित गीत है। अगर भोटिया जनजाति का प्रमुख संस्कार गीत पूछा जाए तो सोगुना गीत है। कौन सा है, शगुना गीत है। भोटिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों, तो हुड़का इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है। और शुभ कार्यों में गाया जाने वाला गीत कौन, अगर पूछा जाए तो भोटिया जनजाति में शुभ कार्यों में गाया जाने वाला गीत कौन सा है, छीरा गीत है। ठीक है। कल्या मल्या नामक कृषि गीत क्या है, भोटिया जनजाति से संबंधित है। अब दोस्तों अगर हम भोटिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था की बात करें, जो भोटिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था है या धार्मिक व्यवस्था है, वो अलग अलग धर्मों में अपने धर्म में किन किन देवताओं की पूजा करते हैं, यहाँ पे सारे टॉपिक वो मिलेंगे। अगर एक चीज याद रखना, भोटिया जनजाति के लोग भूम्याल देवता की पूजा करते हैं, और यहीं पे थारू लोग भी क्या कर रहे थे, भूमसेन देवता की पूजा कर रहे थे। आपने देखा था उनके घरों के आगे भी क्या था, भूम्याल या भूमसेन देवता का चबूतरा था, जिसपे वो क्या कर रहे थे, मुर्गा और सुअर की बलि दे रहे थे। तो भोटिया जनजाति भी क्या करती है, जनरल रूप से भूम्याल देवता की पूजा करती है। अब एक चीज याद रखना, बुग्यालों में चरने वाले पशुओं की रक्षा के लिए जो उनके पशु चरते हैं बुग्यालों में, वहां पे वो क्या करते हैं, घंटा कर्ण देवता की पूजा करते हैं। और ये घंटा कर्ण देवता मंदिर अगर आपने पढ़ा है, चमोली डिस्ट्रिक्ट मेरी जनपद सीरीज है, वहां पे बहुत ही अच्छी सीरीज है, एक बार जरूर देखना। हर एक जनपद में आपको टोटल फैक्ट मिलेंगे, चाहे वहां के बुग्याल हो, मंदिर हो, हिमनद हो, ग्लेशियर हो, जो भी चीजें हैं उस जनपद में सारी चीजों को कवर किया गया है। वो बड़ी सीरीज है, भले लंबी चलेगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन सारी चीजें कवर होगी। तो वहां पे जो घंटा कर्ण देवता मंदिर है वो आपका माणा में स्थित है, और माणा क्षेत्र क्या है, भोटियों का क्षेत्र है। तो ये लोग बुग्यालों में चरने वाले पशुओं के लिए क्या करते हैं, घंटा कर्ण देवता की पूजा करते हैं। और अगर चरते चरते कभी इनका पशु खो गया, ठीक है, तो उन खोए पशुओं का पता लगाने के लिए ये क्या करते हैं, साईं देवता की पूजा करते हैं। किस देवता की, साईं देवता की पूजा करते हैं। दोस्तों भोटिया जनजाति द्वारा हर 12 वर्ष में एक उत्सव मनाया जाता है, जिसे कंडाली उत्सव कहा जाता है। ठीक है, और कंडाली उत्सव क्या कहा जाता है, कंडाली उत्सव कहा जाता है। मृतक की आत्मा शांति के लिए भोटिया जनजाति गवन संस्कार करती है। अगर पूछा जाए गवन संस्कार का संबंध किससे है, तो भोटिया जनजाति से संबंधित है। और ये गवन संस्कार किसके लिए किया जाता है, तो मृतक आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। भोटिया जनजाति की अब अगर कुछ परंपराएं हैं तो उनको अगर मैं देखूं तो भोटिया जनजाति में संतान के जन्म के पश्चात मां बच्चे के लिए अलग कमरा होता है, जिसे सोल कूड़ा कहा जाता है। हमारे इधर भी ये होता है। अब आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं सोल कूड़ा को, मुझे नहीं पता, जिसको जो लिखना चाहे कमेंट कर सकता है। ठीक है, और जिसके मन में ये हो कि कमेंट करना ही नहीं है तो कभी मत करो। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या कहते हैं, हमारे यहाँ भी क्या कहते हैं, सोल कूड़ा कहते हैं। दोस्तों जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म के 11वें दिन नामकरण प्रक्रिया होती है। इस नामकरण प्रक्रिया हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन इस नामकरण प्रक्रिया को छूसिमो कहते हैं, या इसी को सोली पानी कहते हैं। हमारे इधर भी इसको क्या कहते हैं, सोली पानी कहते हैं। ठीक है, 22वें दिन रसोई में वो जिस महिला ने बच्चे को जन्म दिया है, 22वें दिन उस महिला को रसोई में प्रवेश होता है। इसे मुलीन कहते हैं और हम या कोरमो कहते हैं। ठीक है, मुंडन संस्कार हमारे इधर भी होता है, लेकिन ये मुंडन संस्कार को क्या कहते हैं, ज्वाण या प्रशा वोमो कहते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या कहते हैं, जड़वानी कहते हैं। और आप लोग क्या कहते हैं जरूर कमेंट करें, इससे एक दूसरे के इलाके के शब्दों का प्रयोग करेगा, कौन क्या कहता है। मुंडन संस्कार तो होता ही होता है हिंदू धर्म में, तो आप लोगों मुंडन संस्कार को क्या कहते हैं जरूर बताना। बालक के 20 वर्ष पूरे होने पर बुढ़ानी एक परंपरा होती है। ठीक है, क्या होती है, बुढ़ानी परंपरा होती है। और बालक के जन्म के 3 माह बाद किया जाता है, उसे बूमो संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं, बूमो संस्कार कहते हैं। तो हमने ये क्या थे, भोटिया जनजाति के प्रमुख संस्कार या
उनकी धार्मिक व्यवस्था थी। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें इनके व्यापार की, याद रखना जो भोटिया लोग हैं, राज्य में जो भोटिया लोग थे वो सोका, जोहरी और जो जाट जातियों में बंटी थी। ये 1962 से पूर्व तिब्बत के हुणिया लोगों से ट्रांस हिमालय क्षेत्र जास्कर श्रेणी से व्यापार करते थे। और ये किस पद्धति से अगर व्यापार करते थे तो गमैया पद्धति से व्यापार करते थे। 1962 से पहले व्यापार करते थे, मतलब 1962, तो 1962 में क्या हुआ, भारत और चीन जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के पश्चात क्या हुआ, ये व्यापार समाप्त किया गया और भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा था, आप मुझे कमेंट करें जो यहां तक देख रहा है। ठीक है, तो इस युद्ध के पश्चात इनका व्यापार समाप्त हो गया। तो दोस्तों जो ये गमैया पद्धति से व्यापार करते थे, गमैया पद्धति क्या था, तो गमैया एक प्रकार का इनका व्यापारिक शर्तनामा था। अगर पूछा जाए भोटिया व्यापार में गमैया था, तो एक व्यापारिक शर्तनामा क्या था, गमैया था। व्यापारिक मित्रता के लिए ये सुजली और मुजली रस्म का प्रयोग करते थे। अगर पूछा जाए भोटिया जनजाति में सुजली और मुजली क्या थी, तो व्यापारिक रस्म थी। ठीक है, प्रत्येक भूटान की जो परिवार होता था जो 1962 से पहले व्यापार करते थे, उनमें कर तिब्बत में एक मध्यस्थ होता था, यानी जो वहां का व्यापार के साथ इन दोनों के बीच का बिचौलिया होता था। ठीक है, मध्यस्थ होता था। ये मध्यस्थ जो होता था मितुर कहलाता था। अगर पूछा जाए मितुर क्या है, तो भोटिया व्यापार में, ठीक है, भोटिया व्यापारी क्या क्या होता था, तिब्बत में एक मध्यस्थ होता था जो क्या कहलाता था, मितुर कहलाता था। और इसी व्यापार से संबंधित एक प्रथा थी जो कुंडाखार प्रथा थी। कौन थी, कुंडाखार प्रथा। भूटिया हो गए दोस्तों, सही कर लेना। भोटिया जनजाति द्वारा तिब्बत व्यापार के समय धार्मिक ग्रंथ या देवी प्रतिमा को सिर में रखकर कसम खिलाई जाती थी। ये प्रथा थी कुंडाखार प्रथा, की कसम खिलाई जाती थी, मां कसम मैं क्या नहीं करूंगा, व्यापार में कोई भी धोखा नहीं करूंगा। ये वो प्रथा क्या कहलाती थी, कुंडाखार प्रथा कहलाती थी। ठीक है, तो ये क्या है, भोटिया जनजाति के व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे। सारे उन फैक्टों को कलेक्ट किया गया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें भोटिया की जाड़ जातियां, दोस्तों सामान्यतः भोटिया परिवार को खू कहा जाता है। और यही भोटिया परिवार को अगर खू कहा जाता है, तो थारू परिवार को एक शब्द का प्रयोग किया था मैंने, संघ शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, जरूर देखना, बहुत अच्छी तरीके से वो वीडियो कलेक्ट किए गए हैं। दोस्तों जाट उपजाति में पुत्र बड़े होकर अपने माता पिता को परिवार से अलग कर देते हैं। अगर पूछा जाए कौन सी जनजाति में बच्चे क्या होते हैं, अपने बड़े होकर अपने माता पिता को घर से अलग कर देते हैं, तो जाट उपजाति में करते हैं। और दोस्तों उत्तर काशी में जो ये जाट होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर काशी में पाए जाते हैं। और अपने को खुद का जनक का वंशज मानते हैं। खुद को किसका वंशज मानते हैं, जनक का वंशज मानते हैं। और बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। यूपीएससी ये चीज पूछ चुका है कि जाट भोटिया किस धर्म के अनुयायी होते हैं, तो ये लोग क्या होते हैं, अपने को बौद्ध धर्म का अनुयायी मानते हैं। जाड़ों की जो बोलचाल की भाषा अगर पूछी जाए क्या है, तो रोम्बा है। जाड़ों की जो सामान्य बोलचाल की जो भाषा होती है रोम्बा होती है। और मैंने आगे एक क्वेश्चन पूछा था कि जाट लोग ब्राह्मण को क्या कहते हैं, लामा कहते हैं। क्या कहते हैं, लामा कहते हैं। दोस्तों एक चीज याद रखना, जाड़ों के जो प्रमुख त्योहार हैं, या सिंपल पूछ सकता है भोटियों के प्रमुख त्योहार, तो लोहसार और सुरगेन है, सूरगेन है। ठीक है दोस्तों, जो लोसार त्योहार है कब मनाया जाता है, बसंत पंचमी में मनाया जाता है। और इसी लोसार पर्व को आटे की होली मेला के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए आटे की होली मेला किससे संबंधित है, तो भोटिया जनजाति से, भोटियों की भी जाड़ उपजाति से संबंधित है। इसी को क्या कहते हैं, आटे की होली मेला को लोहसर त्योहार भी कहा जाता है। और जो मनाया कब जाता है, तो बसंत पंचमी को मनाया जाता है। दोस्तों जो इनका सुरगेन त्योहार है, सुरगेन त्योहार को भादो महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो भादो महीने में मनाया जाता है। जांदुंग जाट भोटियों का मूल गांव है। अगर जाट भोटियों का मूल गांव पूछे तो जांदुंग गांव है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नया फैक्ट है, रिंगाली देवी का संबंध किससे है, तो जाट भोटियों से संबंधित है। और उत्तर काशी के जांदुंग और नैलंग घाटी का संबंध जाट भोटियों से संबंधित है। ठीक है, जांदुंग और नैलंग घाटी का संबंध क्या है, जाट भोटियों से संबंधित है। दोस्तों हमने यहाँ पे सभी इनके फैक्ट देखे। इसके अलावा जो इनके एग्जाम की पॉइंट के जो महत्वपूर्ण फैक्ट छूट गए हैं, वो यहाँ पे मैं तुम्हें कवर करा रहा हूँ। दोस्तों भोटिया लोग ऊन के जूतों को क्या कहते हैं, बांखे कहते हैं। ठीक है, आभूषणों को क्या कहते हैं ये लोग, शाली पुल्ली कहते हैं। चांदी की जो इनके गलों में सिक्कों की माला होती है वो बलरंग कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा
बिरावली, पतेरी, छाकरी वाली आभूषणों का प्रयोग क्या करते हैं, ये सिर पर करते हैं और ये आभूषण वाले समय भी आएगा। ठीक है, या पूछ लेगा बड़लंग पहना जाता है, तो याद रखना गले में पहना जाता है। लक्षेप एक प्रकार की अंगूठी, अगर पूछा जाए लक्षेप किस भाग में पहना जाता है, तो अंगुली में पहनी जाती है। और इनका जो घुटनों तक का कोट होता है, वो कोट रंगा के नाम से जाना जाता है। जो ये लोग ऊनी पजामा प्रयोग करते हैं, वो गेजू या खकचसी के नाम से जानते हैं। और जो इनकी टोपी होती है, वो चुकठी या चुकल के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? चुकठी या चुकल के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये सारे फैक्ट मैंने अलग अलग बुकों से कवर किए हैं। ठीक है, चाहे वो यूकेपीडिया का भगवान सिंह धामी वाली बुक का नया संस्करण हो, ठीक है, चाहे वो BS नेगी बुक हो, परीक्षावाणी हो 3, और चौथी क्या है, जो उत्तराखंड समग्र अध्ययन है राजेंद्र प्रसाद बलोदी की। इन 4-5 बुकों का ये मैटर है। यानी अगर जो नोट्स अच्छे से बनाना चाहता है, वो इन नोट्सों से बना सकता है अपने नोट्स। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।